जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे विजन आईएएस के पीटी 365 सीरीज़ में जिसमें हम लोग पर्यावरण कर रहे हैं। और यह हमारा छठा वीडियो लेक्चर होगा जो कि पर्यावरण पे है। और अगर आप लोगों ने पहले के 5 वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग जाइए, इसे ज़रूर देखिए इस वीडियो खत्म होने के बाद, और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से मजबूत कीजिए। यह बेसिकली पीटी 365 अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का सारा पिछले एक साल में जो भी घटनाक्रम रहे करंट अफेयर में, उसका कंपाइलेशन है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जो कि इस बार के यूपीएससी या यूपीपीसीएस या एपीएफओ या अन्य किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। और इसमें पिछले 5 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने करीब करीब यहाँ 3.1.2 मतलब दूसरा टॉपिक तक देख लिया था, खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। आज शुरू होगा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो आइए इसे शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमें सब्सक्राइब करना आप लोग के लिए एक छोटी सी बात हो सकती है, मगर इससे हमें बहुत हेल्प होती है और इससे हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो यहाँ हमारा टॉपिक आ गया है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन BBNJ। मगर इसे शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आप कमेंट बॉक्स से अपना सुझाव दे सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेरी या कोई प्रश्न रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उसका प्रश्न आप लोग को मिल जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं अपना। सुर्खियों में क्यों रहा तो खुले समुद्र हाई सीज के उपयोग की गवर्न या शासित करने वाली संधि के साथ संयुक्त राष्ट्र की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि मतलब ट्रीटी ऑफ हाई सीज के बारे में क्या है तो BBNJ संधि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और संसाधनीय उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। BBNJ 1982 में के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय UNCLOS व्यवस्था के तहत एक अन्य संधि होती है। ठीक है, UNCLOS दुनिया के महासागरों और समुद्रों के कानून एवं व्यवस्था का एक व्यापक शासन स्थापित करता है। यह महासागरों और इनमें संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करता है। UNCLOS के तहत शामिल अन्य संधि समझौते निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है तो देख लेते हैं। UNCLOS के भाग 9 के कार्यान्वयन पर वर्ष 1994 का समझौता और 1995 का संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में महासागर का 95% भाग शामिल है। यह बहुमूल्य पारिस्थितिकी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक और खाद्य सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। फिर संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय निर्धारित समुद्री जल क्षेत्र। तो कौन कौन सा जल क्षेत्र देखते हैं तो जो भी लैंड के अंदर होगा उसे आंतरिक जल बोला जाएगा। फिर आधार रेखा से, और फिर आधार रेखा के बाद 72 नॉटिकल माइल तक राष्ट्रीय वायु क्षेत्र और प्रादेशिक सागर होता है। फिर वहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र या सहनित क्षेत्र होता है। और फिर नॉटिकल यहाँ से प्रादेशिक सागर से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है और यह महाद्वीपीय मगन तट पर होता है लगभग। ठीक है, खुले समुद्र में। तो आइए इसमें समुद्री सीमाओं की परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रादेशिक सागर क्या है तो यह किसी देश के संपूर्ण संप्रभु क्षेत्र है। विदेशी असैन्य एवं सैन्य जलाशयों को कुछ शर्तों के तहत प्रवेश इनोसेंट पैसेज की अनुमति होती है। सन्निहित क्षेत्र क्या है तो इसमें कोई देश अपने प्रशुल्क राजकोषीय आवर्जन या संरक्षण संबंधी कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रणों को लागू कर सकता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ क्या है तो इस क्षेत्र में किसी देश को समुद्री संसाधनों को खुले और दोहन करने, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने, कृत्रिम द्वीपों एवं संरचनाओं का निर्माण करने आदि का संप्रभु अधिकार होता है। फिर खुला समुद्र क्या है तो इसमें किसी देश के EEZ प्रादेशिक सागर या आंतरिक जल क्षेत्र के बाहर का समुद्री क्षेत्र शामिल होता है। इस क्षेत्र पर किसी देश का कोई अनन्य अधिकार नहीं होता है।
अगला टॉपिक जो न्यूज़ में था, वन जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज़। तो सुर्खियों में क्या था, तो सिटीज़ के पक्षकारों की 19वीं बैठक COP16 का आयोजन पनामा सिटी में संपन्न हुआ। इसे विश्व वाणिज्यिक सम्मेलन वर्ल्ड वाइल्ड कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जाना जाता है। सम्मेलन के मुख्य आउटकम्स क्या क्या थे, तो शार्क एवं रे, वृक्षों, उभयचरों, कछुओं, कछप्पों की कई प्रजातियों और सॉन्गबर्ड के सिटीज़ के संरक्षण में लाया गया। इसके द्वारा कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 में सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा को शामिल करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस बैठक में भारत की पहल पर शीशम से निर्मित वस्तुएं जैसे फर्नीचर इत्यादि की मात्रा को स्पष्ट करने की प्रस्ताव पर विचार किया गया। कछापों और ताज़े पानी के कछुओं पर संकल्प दस्तावेजों में विशेष रूप से भारत के ऑपरेशन टर्टशील्ड द्वारा हासिल किए गए सराहनीय परिणाम का उल्लेख किया गया। ऑपरेशन टर्टशील्ड को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB द्वारा शुरू किया गया है। हाथी दांत आइवरी के लिए नियमित रूप से नियंत्रित व्यापार की अनुमति देने का प्रस्ताव विफल रहा। हाथी दांत के व्यापार को लेकर कड़ा विरोध करने के अपने दशकों पुराने रुख को त्यागते हुए भारत पहली बार मतदान से दूर रहा। 1989 में अफ्रीकी हाथी की पूरी आबादी को सिटीज़ परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किए जाने के बाद हाथी दांत के व्यापार पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में नामीबिया, बोत्सवाना आदि सहित अन्य देशों की हाथी आबादी को परिशिष्ट 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ पर देख रहे थे सिटीज़ के तहत अलग अलग परिशिष्ट कौन सा, तो परिशिष्ट 1 में देखते क्या है, इसके तहत उन प्रजातियों की सूची को शामिल किया गया है जिससे विलुप्त होने का खतरा है। फिर सिटीज़ इन प्रजातियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि यदि इसके आयात का उद्देश्य वाणिज्यिक नहीं है तो इसके व्यापार को छूट दी जा सकती है, उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु। फिर अगला परिशिष्ट 2, इसके तहत उन प्रजातियों को सूची में शामिल किया गया है जिसका वर्तमान में विलुप्त होने की खतरा नहीं है। हालांकि ऐसे प्रजातियों के व्यापार को गंभीरता से नियंत्रित न किया जाने पर यह विलुप्त हो सकती है। इसमें समान दिखने वाली प्रजातियां भी शामिल होते हैं, अर्थात ऐसे प्रजातियां जिनके व्यापार किए जाने वाले नमूने संरक्षण कारणों से सूचीबद्ध प्रजातियों के समान दिखते हैं। निर्यात परमिट या पुनर्निर्यात प्रमाण पत्र देकर इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंजूरी दी जा सकती है। अगला है परिशिष्ट 3, इसमें ऐसे प्रजातियां शामिल हैं जो कम से कम एक देश में संरक्षित हैं, साथ ही उस देश ने इन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए सिटीज़ के अन्य पक्षकारों से आग्रह किया हो। केवल उपयुक्त परमिट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ऐसे प्रजाति के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, फिर शीशम के बारे में देखते हैं। यह 25 से 30 मीटर लंबाई तक बढ़ने वाला एक पर्णपाती वृक्ष है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। यह पेड़ रावी से असम तक पूरे उप हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीशम इन कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 में शामिल है। भारतीय शीशम का उपयोग गहरे लाल रंग की टेबल, बेड, बुक शेल्फ या कुर्सियों को बनाने के लिए किया जाता है। इससे बनी ये सारी चीज़ें काफ़ी टिकाऊ होती है। शीशम पंजाब का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, भारत और सिटीज़ के बारे में देख लेते क्या, तो परिशिष्ट 3 के व्यापक उपयोग 1976 में सिटीज़ के अनुसमर्थन के बाद से भारत में परिशिष्ट 3 में 39 वर्गीय या टैक्सा को सूचीबद्ध किया गया है। सूचियों के माध्यम से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डेटा को एकत्र किया गया। इससे अधिक कठोर व्यापार नियंत्रण वाले एक भिन्न सिटीज़ परिशिष्ट बनाने का निर्णय को मजबूती मिली। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी माइक कार्यक्रम यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो हाथियों की मृत्यु दर के स्तरों, प्रवृत्तियों और कारणों को मापता है। माइक कार्यक्रम में भारत के 10 साइटें शामिल हैं। विशेष रूप से साइट्स के अंतर्गत आने वाली प्रजाति सहित भारत के सभी वन्यजीव प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सामूहिक रूप से इन प्रावधानों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण
अधिनियम 1972, विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत निर्यात आयात नीति एग्जिम नीति और सीमा शुल्क अधिनियम 1962, वन्यजीव संरक्षण निर्देशक। भारत सरकार को भारत में साइट्स एमए के लिए प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 5 वैज्ञानिक प्राधिकरण भी नियुक्त किए हैं जो साइट्स के वैज्ञानिक पहलू पर साइट्स एमए की सहायता करते हैं। भारतीय प्राणी संरक्षण ZSI कोलकाता और भारतीय वनस्पति संरक्षण BSI कोलकाता। आइए देखते हैं फिर वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स। तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। या ध्यान रखिएगा उत्पत्ति कैसे हुई, तो यह विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। साइट्स को 1963 में IUCN विश्व संरक्षण संघ के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए एक संकल्प के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था। इन कन्वेंशन के व्याख्यान पर अंततः 1973 में वाशिंगटन में सहमति बनी और यह 1975 में लागू हुआ। उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्यजीवों और वनस्पतियों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में ना डाले। सचिवालय क्या है, तो साइट्स सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। सदस्यता तो इसके 184 पक्षकार हैं, भारत भी इसका सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखते हैं क्या है, तो यद्यपि साइट्स अपने पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है परंतु इसे राष्ट्रीय स्तर के कानून का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। साइट्स के सभी 184 पक्षकारों को उपस्थित होने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सभी निर्णय पर मतदान करने का अधिकार है। साइट्स द्वारा कवर की जाने वाली प्रजातियों को संरक्षण की गंभीरता के अनुसार 3 परिशिष्टियों में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है वन्यजीव और संरक्षण, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। इससे पहला न्यूज़ है वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो सुर्खियों में क्यों रहा, तो हाल ही में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया गया। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य कानूनी संरक्षण के तहत और अधिक प्रजातियों को शामिल करता है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम WLPA 2022 के बारे में, तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य कौन कौन सा है, तो संरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन और वन्यजीव का संरक्षण और रक्षा करना, वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स के प्रावधानों को लागू करता है। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं WLPA 1972 के बारे में। यह है क्या, तो यह अधिनियम देश की परिस्थिति और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि में वन प्राणियों, पक्षियों और पादपों को संरक्षण प्रदान करता है। यह राज्य को 4 श्रेणियों के तहत संरक्षित क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार देता है। यह 4 श्रेणी हैं: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व। इसमें विशेष रूप से संरक्षित पादपों 1, विशेष रूप से संरक्षित प्राणियों 4 और कीट, पीकड़, वर्मिन प्रजाति 1 के लिए कुल 6 अनुसूची शामिल है। यह अनुसूचियाँ वनस्पतियों और प्राणियों के वर्गों के संरक्षण की अलग अलग श्रेणी हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 के तहत स्थापित महत्वपूर्ण निकाय कौन कौन से, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। प्रमुख संशोधन इसमें क्या क्या हुए हैं, तो देखते हैं। साइट्स के क्रियान्वयन के लिए नए अध्याय भी जोड़ा गया। प्राधिकरणों का पदनाम, केंद्र सरकार निम्नलिखित को नामित करेगी। प्रबंधन प्राधिकरण मतलब मैनेजमेंट अथॉरिटी MA, अभिसमय के अनुसार प्रबंधन प्राधिकरण अनुसूचित नमूनों के व्यापार के लिए परमिट और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा। वैज्ञानिक प्राधिकरण मतलब साइंटिफिक अथॉरिटी में क्या होगा, तो इसका कार्य व्यापार किए जा रहे नमूने के अस्तित्व पर प्रभाव से संबंधित पहलुओं पर प्रबंधन प्राधिकरण को परामर्श देना। साइट्स के अनुसार प्रबंधन प्राधिकरण किसी नमूने के लिए पहचान चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। पहचान चिन्ह में संशोधन करना या उन्हें हटाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुसूचित जीवों के जीवित नमूने रखने वाले लोगों को प्रबंधन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में प्रजातियों के प्रजनकों को इस संशोधन के लागू होने के 90 दिन के भीतर
मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। अनुसूचित नमूनों के निर्यात, आयात, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्यात और समुद्र से संबंधित जानकारी के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट की गई है। अगला है अनुसूचियों को तर्कसंगत बनाना। निम्नलिखित के जरिए अनुसूचियों को संख्या के 6 से कम करके 4 कर दिया गया। तो विशेष रूप से संरक्षित जीवों के लिए अनुसूची की संख्या को 4 से घटाकर 2 करने का प्रावधान किया गया है। साइट्स के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध नमूने अनुसूचित नमूने के लिए एक नई अनुसूची शामिल की गई है। पीड़क प्रजातियों के लिए अलग से बनाई गई अनुसूची को हटा दिया गया। केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी भी क्षेत्र और एक निर्धारित अवधि के लिए वन जीवों को वर्मिन या पीड़क के रूप में घोषित कर सकती है। नई अनुसूची कौन कौन से? तो अनुसूची 1 में है उच्चतम स्तर के संरक्षण वाली जंतु प्रजाति। अनुसूची 2 में है कमतर स्तर के संरक्षण वाली जंतु प्रजाति। तीसरा है संरक्षित पादप प्रजाति और चौथा है साइट्स की परिशिष्टों में सूचीबद्ध नमूने। अगला है अभियानों का निर्माण। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार प्रबंधन योजनाओं के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन अभयारण्यों का प्रबंधन और संरक्षण करेंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आने वाले क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अभयारण्यों के लिए प्रबंधन योजना संबंधी ग्राम सभा के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार की जाएगी। दंड में वृद्धि। सामान्य उल्लंघन के लिए दंड 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। विशेष रूप से संरक्षित जीवों के मामले में दंड 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। फिर जीवित हाथी के लिए छूट। धारा 43। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हाथियों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र रखने वाले लोगों को धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जीवित हाथियों के स्थानांतरण की एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की अनुमति होगी। अगला है कैपिट जीवों को सौंपने के लिए नई धारा 42A। कैपिट जीवों या जीव उत्पादों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र रखने वाली कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उन्हें मुख्य वन्यजीव वार्डन को सौंप सकता है। कैपिट जीवों या जीव उत्पादों को सौंपने वाले व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसे राज्य सरकार की संपत्ति माना जाएगा। कुछ प्रतिबंधों में ढील। तो वन्यजीवों के लिए पर्यावास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फिल्म निर्माण के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने या रहने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ गतिविधियों जैसे कि स्थानीय समुदायों द्वारा पालतू पशुओं को चराना या उन्हें लाना ले जाना, पेयजल और घरेलू कार्य हेतु जल की वैध उपयोग आदि अभयारण्य में प्रतिबंधित नहीं होगा। इसके लिए किसी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य प्रावधान क्या है? तो केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, लोगों द्वारा अपने पास रखे या प्रसार को विनियमित करने या प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। मुख्य वन्यजीव वार्डन या अधिकृत अधिकारी को सूचित किए बिना अभयारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में रखने वाले किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले किसी भी हथियार के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया जाएगा। राज्य वन्यजीव बोर्ड को स्थायी समिति गठित करने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला न्यूज़ है चीतों का पुनः बसाया जाना। चीता रीइंट्रोडक्शन। सुर्खियों में क्यों? तो हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 अन्य अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लेते हैं। यह विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय चीता पुनर्वास परियोजना है। इसके तहत एक बड़े मांसपेशी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाया जा रहा है। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर का एक भाग है। वित्त पोषण कहाँ से हो रहा है? तो प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा से है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत में अफ्रीकी चीतों को बसाना है। चीता एकमात्र बड़ी स्तनधारी प्रजाति है जिसे 1947 में भारत की आज़ादी के बाद विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसकी विलुप्ति के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है: बड़े पैमाने पर वन्य प्राणियों का शिकार करना, बाउंड्री एंड स्पोर्ट्स हंटिंग जैसी गतिविधियां, व्यापक रूप से प्राकृतिक पर्यावरण की क्षति, चीते के आहार के लिए उपलब्ध प्राणियों की संख्या में गिरावट आदि। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को इस
परियोजना के वित्त पोषण, पर्यवेक्षण और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए MOEF एंड CC के आधार के अधीन एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम को निम्नलिखित के द्वारा तकनीकी और ज्ञान संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांसाहारी जीव चीता विशेषज्ञ या एजेंसी। अगला पॉइंट है भावी योजना। तो इस योजना के तहत सरकार अगले 5 वर्षों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 और चीते को लाने की योजना बना रही है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया जाएगा। चीते के पुनः बसाने का महत्व। तो इसका महत्व क्या है? तो भारत में चीतों की स्पष्ट आबादी स्थापित करना, संसाधनों को जुटाने में सहायक, वैश्विक संरक्षण प्रयासों में योगदान, स्थानीय समुदाय की आजीविका में वृद्धि की संभावना और यह जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अफ्रीकी चीते के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। यह फ्लैगशिप प्रजाति एक निर्धारित पर्यावास मुद्दे, अभियान या पर्यावरण संबंधी उद्देश्य के लिए एक एम्बेसडर, आइकन या प्रतीक के रूप में उपयोग करने हेतु चुने जाने वाली प्रजाति है। और अम्ब्रेला प्रजाति, इसका संरक्षण अन्य प्राणियों और वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। दोनों है, तो ठीक है। यह फ्लैगशिप प्रजाति अफ्रीकी और अम्ब्रेला प्रजाति है। अफ्रीकी चीता की विशेषता क्या है? तो यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थानीय स्तनधारी है। यह 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। ये दिनचर होते हैं, अर्थात दिन में शिकार करते हैं। अन्य बिग कैट्स, शेर, बाघ, तेंदुआ और जगुआर के विपरीत चीते दहाड़ते नहीं हैं। इनका गर्भकाल 93 दिन का होता है, मतलब लगभग 3 महीना। ये मुख्यतः 3 तरह के सामाजिक समूहों में रहते हैं: मादा और उसके शावक, नर समूह और एकल नर। मादा सामान्यतः बड़े पर्यावास क्षेत्र के अंतर्गत शिकार की तलाश में एक खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है। हालांकि इनकी तुलना में नर अधिक सुस्त होते हैं और इसलिए वे मादा की तुलना में काफ़ी छोटे पर्यावास क्षेत्र में जीवन व्यतीत करते हैं। एक अनुमान लगाया गया है कि एक मादा चीते की औसत पर्यावरण क्षेत्र लगभग 750 वर्ग किलोमीटर होती है। बड़े मांसाहारी जीवों के मामले में मानव हितों के साथ चीतों का संघर्ष सबसे कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है और आमतौर पर बड़े पालतू पशुओं पर हमला नहीं करते हैं। तो आइए देख लेते हैं चीतों को अफ्रीका से ही क्यों लाया जा रहा है। तो वर्तमान में ईरान में 100 से भी कम चीते जीवित हैं, इसलिए ईरान से क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियाई चीतों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। दक्षिण अफ्रीका देश भारत का कई वर्षों तक पर्यावरण संबंध संख्या में चीते प्रदान कर सकते हैं। नामीबिया में चीतों की आबादी सबसे अधिक है। मौजूदा चीतों की प्रजाति में दक्षिण अफ्रीका देशों में पाए जाने वाले चीतों में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता देखी गई है। इस प्रकार इन्हें भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अफ्रीकी चीतों को अन्य सभी चीतों की उप प्रजातियों का पूर्वज माना जाता है। क्या आप जानते हैं? देखते हैं। चीता शब्द संस्कृत के जिस शब्द से उत्पन्न हुआ है उसका अर्थ है चित्तीदार। गुजरात और मध्य प्रदेश के नवपाषाणकालीन गुफा चित्रों में चीतों को दर्शाया गया है। यहाँ अफ्रीका चीता और एशियाई चीता में कुछ अंतर बताया गया है, देख लेते हैं इसे। तो आईसीएन स्थिति वनरेबल है अफ्रीकी चीतों का और एशियाई चीतों का क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सिटी स्थिति परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 1 दोनों। वितरण तो अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका। इसे ईरान के केवल गिने चुने ही बचे हैं। शारीरिक विशेषता क्या है? तो ये एशियाई चीतों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। इनका शरीर अपेक्षाकृत बड़ा तथा पैर और गर्दन मजबूत होता है। एशियाई चीतों में ये अफ्रीकी चीतों की तुलना में थोड़े छोटे और पतले होते हैं। इनका गर्दन काफ़ी छोटा और पतली तथा पैर भी पतले होते हैं। आहार क्या है? तो विशेष पर्यावास के कारण आहार में विविधता। इसका आहार के सीमित स्रोत विशेषकर मध्य आकार के चिंकारा, गजेल इत्यादि। फिर यहाँ से संबंधित सुर्खियाँ देख लेते क्या है। तो इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपाय। तो कौन कौन से उपाय हैं? सॉफ्ट रिलीज, चीतों को स्थानीय पर्यावरण के साथ अनुकूलन हेतु नियंत्रित स्थानीय परिवेश में रखा गया। चीतों को वन में छोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉनिक बाड़ में घिरे 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 महीने की क्वारंटीन अवधि में रखा गया है।
सभी चीतों का टीकाकरण किया गया है। साथ ही हर समय उनकी निगरानी के लिए उन्हें सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाए गए हैं। सभी चीतों का टीकाकरण किया गया, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के दिशा निर्देशों का अनुरूप आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर चीतों को फिर से बसाने का कार्य योजना तैयार किया गया है। स्थानीय समुदायों के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। चीता मित्र यह वन विभाग द्वारा प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की एक समर्पित टीम है। इन्हें चीतों के संरक्षण के संबंध में ग्रामीणों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए चिंटू चीता नामक एक स्थानीय शुभांकर भी लॉन्च किया गया है। तो यह चिंटू चीता नाम याद रखिएगा, हो सकता है यह पूछ ले। चीता टास्क फोर्स MOEF एंड CC द्वारा एक चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका कार्य कोनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्धारित क्षेत्रों में बसाए गए चीतों की निगरानी करना। इसका गठन 2 साल के लिए किया गया है। इसे कार्य में निम्नलिखित शामिल होंगे। तो कौन कौन सा कार्य होगा देखते हैं। तो चीता की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा तथा प्रगति एवं निगरानी करना, क्वारंटीन की अवधि और पूर्णतः वन दशाओं में छोड़ने से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना, वन और पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन आदि। कोनो राष्ट्रीय उद्यान के सीमांत क्षेत्र में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास पर सुझाव और सलाह देना, जागरूकता बढ़ाने के लिए चीता मित्रों और स्थानीय समुदायों के साथ नियमित संवाद को बनाए रखना आदि। फिर कोनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है तो KNP की भौगोलिक अवस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। अवस्थिति क्या है तो यह मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों में राजस्थान की सीमा के साथ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। यह अपने दक्षिण पूर्व भाग में शिवपुरी वन क्षेत्र के होते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यह सतत फॉरेस्ट लैंडस्केप का निर्माण करता है। यह अपने उत्तर पश्चिम सीमा पर बेहतर वन्य भू क्षेत्र के माध्यम से चंबल नदी के पार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य से भी जुड़ा हुआ है। ध्यातव्य है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्यजीव दोनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व के ही भाग हैं। यह देश का एकमात्र ऐसा वन्यजीव स्थल है जहां कोई भी मानव बस्ती नहीं है। आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित गांवों को स्वैच्छिक पुनर्वास कर दिया गया है। नदी क्या है तो कोनो नदी 12मासी है। इसमें वन्य प्रकार तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। वनस्पति और जीव इसमें वृक्ष कौन कौन से हैं तो वृक्ष जैसे करघई, सलाई, खैर आदि। शाकाहारी जीव सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौगोंसा, काला हिरन आदि। मांसाहारी जीव तेंदुआ, सुस्त भालू, स्लॉथ बियर, धारीदार लकड़बग्घा, भूरा भेड़िया, सुनहरा सियार, भारतीय लोमड़ी आदि। चीतों के पुनः बसाने हेतु स्थान तो कोनो नेशनल पार्क देख लीजिए, मध्य प्रदेश के कौन सा भाग में, उत्तरी भाग में है। ठीक है, अगला न्यूज़ है प्रोजेक्ट टाइगर। सुर्खियों क्या है तो 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजनाओं के आरंभ हुए 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। प्रोजेक्ट टाइगर यह परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। आरंभ में इसे भारत के विभिन्न राज्यों में 9 टाइगर रिजर्व TRs में शुरू किया गया था। यह योजना बाघ के प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों के निर्धारित टाइगर रिजर्वों, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बाघों का सस्थानीय इन सितु संरक्षण करने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है तो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA है। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा किया गया था। व्यापक पर्यवेक्षक, सामान्य भूमिका और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी देना। वित्त पोषण पैटर्न क्या है तो केंद्र सरकार सभी गैर आवासीय अवतरी और आवर्ती मादकों पर व्यय के लिए राज्यों को क्रमशः 60% और 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को इन दोनों मंदों के मामले में 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रोजेक्ट टाइगर के तहत गतिविधियाँ। तो नए टाइगर रिजर्वों की स्थापना और विकास। वर्तमान में भारत में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं जो 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। हाल ही में घोषित TRS रानीपुर TR 53वां TR और रामगढ़ विषधारी TR 52वां TR अनसंरक्षित क्षेत्र जिन्हें TR के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी गई है। सुनावेड वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, माले महादेश्वर हिल वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ को संयुक्त रूप से। फिर टाइगर रिजर्व के प्रबंधन के लिए कोर बफर रणनीति अपनाना। तो टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में सभी मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही बफर क्षेत्र और सीमांत क्षेत्रों में भू परिदृष्टि आधारित दृष्टिकोण के साथ सह अस्तित्व के दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। हाल ही में NTCA ने टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में नए निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। NTCA स्ट्रिप मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोजेक्ट एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स स्ट्रिप्स एप्लीकेशन का उपयोग करके 5वें चक्र की आकलन प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। स्ट्रिप्स जियो टैग आधारित फोटो संरक्षण हेतु GPS का उपयोग करके प्राथमिक क्षेत्र के डाटा को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रबंधन प्रावधान प्रभाव मूल्यांकन MEE फ्रेमवर्क विकसित करके टाइगर रिजर्व की स्वतंत्रता निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। अवैध शिकार रोधी पहल। कई टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार रोधी अभियानों के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPR तैयार किया गया है। EWAD परियोजना के तहत बाघों के संरक्षण हेतु उनकी रखवाली और निगरानी की जा रही है। इस शिकार के लिए मानव सहित हवाई वाहनों UAVs जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइगर्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यह भारत की देशज बाघ प्रजाति है। यह भारत की एक फ्लैगशिप प्रजाति है और इससे भारत के राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। पर्यावास क्या है तो बाघों की सबसे बड़ी आबादी भारत में ही है। हालांकि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी बाघों की कुछ आबादी मौजूद है। चीन और बर्मा, म्यांमार के क्षेत्रों में भी इनकी उपस्थिति हो सकती है। बाघों की वैश्विक आबादी का 70% से अधिक भारत में मौजूद है। भारत में लगभग 35% बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर पाए जाते हैं। भारत में बाघों की आबादी का वितरण। भारत में बाघ ऊंचे पहाड़ों, मैंग्रोव के दलदली क्षेत्र, ऊंचे घास के मैदान से लेकर सूखे और नवपर्णपाती वनों तथा सदाबहार और शोला वनों आदि जैसे विभिन्न पर्यावासों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान आता है। बाघ संरक्षण का महत्व। तो यह एक अम्ब्रेला प्रजाति, ऐसी प्रजाति जिसका संरक्षण वन जीवों की अन्य प्रजातियों और वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। और कीस्टोन प्रजाति, ऐसी प्रजाति जिसका प्रचुरता का प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक व्यापक प्रभाव होता है, दोनों है। विशेषता क्या है तो बाघ एकांत और एक निश्चित क्षेत्रीय भूवन में रहना पसंद करता है। ऐसे वयस्क नर बाघ के क्षेत्र में 2 से 7 मादा बाघिन के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक बाघ के शरीर की धारियां मानव फिंगरप्रिंटिंग उंगलियों के निशान के समान ही विशिष्ट होती है। ठीक है, तो आइए इन्फोग्राफी में और क्या क्या है इसमें दिया हुआ था देख लेते हैं। तो भारत में बाघ संरक्षण से संबंधित उपलब्धियां। बाघों की अनुमानित आबादी में वृद्धि 2006 में 1411 थी और 2018 में 2967। 2018 में 4 वर्ष पहले ही T/2 का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन अस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS का दर्जा दिया गया। T/2 वस्तुतः क्या है तो 2022 तक वन पर्यावास में बाघों की संख्या को दुगना करने का वैश्विक लक्ष्य है। इसे 2010 में बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले 13 देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अपनाया गया था।
CATS विश्व स्तर पर स्वीकृत संरक्षण संबंधी उपाय है। यह बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और मानकों का निर्धारण करते हैं। साथ ही यह निर्धारित मानदंडों से संबंधित प्रजाति के आकलन को भी प्रोत्साहित करते हैं। संबंधित सुर्खियां और क्या क्या देख लेते हैं। तो एकीकृत बाघ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ITHCP, जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन और ITHCP ने एशियाई देशों में बाघ संरक्षण के लिए कुल 47.5 मिलियन यूरो का योगदान दिया है। ITHCP को 2014 में शुरू किया गया था। इसमें टाइगर प्रोग्राम भी कहा जाता है। यह अनुदान प्रदान करने वाली एक पहल है। यह ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP में भी योगदान दे रहा है। इस रिकवरी प्रोग्राम का उद्देश्य 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना है। GTRP में बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और म्यांमार के बाद बाघ संरक्षण क्षेत्रों में 12 बड़े पैमाने की परियोजना शामिल हैं। क्या आप जानते हैं, देखते हैं। हालांकि बाघ सामान्यतः एकांत में रहने वाले पशु हैं, लेकिन मदर टाइगर्स या मोहर बाघ लगभग 2 वर्ष तक अपने शावकों के साथ रहती है तथा उन्हें शिकार करना सिखाती है। फिर बाघ संरक्षण की स्थिति क्या है, तो यह IUCN का इंडेंजर्ड लिस्ट में है और सिटेस का परिशिष्ट 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में है। हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर टाइगर रिजर्व और विवरण दिया हुआ है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। यह रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, देखते हैं। तो स्थान क्या होगा, बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा के कुछ भाग में विस्तृत। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच टाइगर कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थलाकृति में विंध्य की घर्षित हो चुकी पहाड़ियाँ, हालांकि ढलान और तीव्र ढलान वाले टीले, अरावली की खड़ी ढाल वाली चट्टानों से लेकर की शंक्वाकार पहाड़ी शामिल है। नदी कौन सी है, तो मेज नदी है, चंबल नदी की एक सहायक नदी, और वन प्रकार शुष्क पर्णपाती वन है। जैव और वनस्पति क्या हो जाएगा, तो गोल्डन जैक, भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, चिंकारा, मृग, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि हैं। अगला रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के चौथे और भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना को अनुमति दिया है। राज्य में स्थित अन्य 3 टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो दुधवा हो जाएगा, पीलीभीत और अमनगढ़। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में अब टोटल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो स्थान हो जाएगा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला। वन प्रकार हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और वन और प्रजाति क्या हो जाएगा, तो बाघ, तेंदुआ, भालू, चित्तेदार हिरन, सांभर, चिंकारा, सरीसृप और अन्य स्तनधारी। अगला न्यूज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB। तो हाल ही में न्यूज़ में क्या रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के पर्यावास पर बिजली के तारों पर अपडेट मांगा है। तो इससे अनुसंबंधित तथ्य क्या है, तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उपयुक्त दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों को हाई टेंशन बिजली के तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया था। इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिजली के तारों में नहीं फंस सकेंगे। इस कार्य की व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति HLC का भी गठन किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने HLC के 3 सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हालांकि केंद्र और राजस्थान सरकार ने इस आदेश पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखते हैं, विशेषता क्या है, तो इन्हें मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया, राजस्थान में गुड़वान और महाराष्ट्र में मलघोक कहा जाता है। यह शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है। भारी वजन के बावजूद यह आसानी से उड़ सकता है। भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड प्रजातियां कौन सी, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन।
पर्यावरण क्या होगा इसका, तो शुष्क और अर्ध शुष्क घास के मैदान, कांटेदार झाड़ी वाला सूखा क्षेत्र, लंबे घासों से युक्त कृषि भूमि क्षेत्र आदि या सिंचित क्षेत्रों में जाने से बचता है। राजस्थान में इसकी संख्या काफ़ी अधिक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है। प्रमुख स्थल क्या होगा, तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, नलिया गुजरात, बरोरा महाराष्ट्र, बेल्लारी कर्नाटक आदि। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समक्ष कुछ अन्य खतरों में शामिल है। कौन कौन सा, तो शिकार है, पर्यावास के नुकसान, हरियाली परियोजनाओं जो शुष्क घास के मैदानों को वन क्षेत्रों में बदल रही है, शिकारियों द्वारा इनके अंडों का शिकार आदि। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, तो कौन कौन से कदम हैं। यह प्रजाति वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत प्रजातियों की रिकवरी कार्यक्रम में शामिल है। इस एकीकृत विकास कार्यक्रम का संचालन MOEF एंड CC कर रहा है। इसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम योजना 2002 से 2016 के तहत शामिल किया गया है। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण स्थिति देख लेते हैं। तो IUCN स्टेटस में क्या हो जाएगा, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा। सिटीज़ में परिशिष्टि 1 में शामिल है। वन्यजीव संरक्षण अभियान अधिनियम या अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में वर्णित है। क्या प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत 22 प्रजातियों की सूची में शामिल है, तो हाँ यह शामिल है। यहाँ पे इसका फिगर है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं और पहचान सकते हैं इससे आगे। अगला न्यूज़ है, भारत का 33वां हाथी रिजर्व, इंडिया 33rd एलिफेंट रिजर्व। तो सुर्खियों में क्यों रहा, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र को तराई हाथी रिजर्व TER को मंजूरी प्रदान की है। यह रिजर्व 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अन्य संबंधित तथ्य से देखते हैं तो इस क्षेत्र में निम्नलिखित भी शामिल हैं: दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के वन क्षेत्र शामिल हैं। तराई हाथी रिजर्व में 4 वन्य प्रजातियां बाघ, एशियाई हाथी, दलदली हिरन और एक सींग वाला गैंडा को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। हाथी रिजर्व के बारे में क्या दिया हुआ है, तो सरकार ने हाथी रिजर्व को एक प्रशासनिक श्रेणी के रूप में घोषित किया है। इसके तहत हाथियों एवं उनके आवागमन वाले विशेष भूभाग का समीकरण किया जाता है। यह केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत अधिसूचित है। हाल ही में अधिसूचित किए गए 2 हाथी रिजर्व लेमारू छत्तीसगढ़ और अगस्त्यमलाई तमिलनाडु। देश में अभी 33 हाथी रिजर्व लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल को कवर करते हैं। तमिलनाडु और असम में सबसे अधिक हाथी रिजर्व, प्रत्येक में 5-5, इसके बाद केरल में 4, उड़ीसा में 3 है। कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है। भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस के बारे में विशेषताएं क्या है, तो एशियाई हाथी काफ़ी बुद्धिमान प्रजाति होते हैं। इसमें मजबूत पारिवारिक बंधन होते हैं। हाथी आपसी संचार हेतु काफ़ी परिष्कृत रूपों का उपयोग करता है। इनका व्यवहार काफ़ी जटिल होता है। इसमें चीज़ों को उपकरण के रूप में प्रयोग करने तथा दुख और दया जैसी भावों को महसूस करने की क्षमता भी होती है। ये आपस में एक दूसरे से संबंधित मादा हाथी का झुंड बनाते हैं। इनका नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है, जिसे कुल माता या मैट्रियार्च कहते हैं। सभी स्तनधारियों में से सबसे लंबी गर्भधारण अवधि 18 से 22 महीना इनकी होती है। वयस्क एवं एशियाई हाथी मादा हाथियों की अपेक्षा कम सामाजिक होते हैं। यह प्रौढ़ या 30 वर्ष से अधिक आयु में मस्त अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस दौरान नर हाथी सालाना मादा साथी की तलाश करता है। पर्यावरण क्या है, तो मध्य और दक्षिण पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से। 2017 की गणना के अनुसार भारत में 29,964 हाथी है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक 6,049, इसके बाद असम में 5,719, फिर केरल में 3,054 स्थान है। हाथियों के समक्ष प्रस्तुत खतरे, तो मानव हाथी संघर्ष, पर्यावरण का नुकसान और बिखराव, अवैध शिकार तथा छोटी आबादी और अलग अलग रहने के कारण आनुवंशिक विविधता का नुकसान। हाथियों के संरक्षण हेतु प्रमुख पहलें, तो कौन कौन सी प्रमुख पहलें देख लेते हैं। भारत में 1992 में हाथी परियोजना शुरू की थी। परियोजना के तहत सरकार हाथियों के बचाने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कई हाथी रिजर्व विकसित की
किए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग द ईगल क्लेइंग ऑफ एलिफेंट्स माइक, यह एशिया और अफ्रीका में हाथियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। यहाँ पे हाथी के बारे में दिया हुआ है। हाथी संरक्षण की स्थिति तो IUCN का इंडेंजर्ड लिस्ट में है और साइट्स का परिशिष्टि 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में है। अगला न्यूज़ जो महत्वपूर्ण रहा हुआ है आक्रामक प्रजाति, इन्वेसिव स्पेसीज। तो सुर्खियों में क्यों रहा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को आक्रामक पादपों की प्रजातियों की ओर से एक नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान KNP के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पहले इसका लोकेशन देखिए कि यह कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह असम में है। यह मानस, ओरांग, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में दिखाया गया है। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। भौगोलिक अवस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो यह पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट गोलाघाट और नागांव के किनारे पर स्थित है। काजीरंगा के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण में कार्बो एंगलोंग पहाड़ी स्थित है। काजीरंगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व 2006 भी है। असम में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी है। नदी कौन कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धसानी है। वन क्या है? तो चौड़ी पर्णपाती उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। वनस्पतिज और प्राणी जात कौन सा है? तो भारतीय गैंडा, बाघ, चीता, हाथी आदि। कुंभी, आंवला, कॉटन ट्री, एलिफेंट एप्पल आदि। अन्य संबंधित तथ्य से देखते हैं क्या? तो काजीरंगा के फील्ड डायरेक्टर ने 18 आक्रामक पादपों की एक सूची सौंपी है। ये पादप देशज घास, झाड़ियों और वृक्षों के लिए खतरा उत्पन्न करते हुए भूपरिदृष्ट लैंडस्केप पर कब्जा कर रहे हैं। शाकाहारी जानवर आमतौर पर इस आक्रामक पादपों के सेवन से बचते हैं। ऐसे में ये पादप खतरनाक गति से पुनः उत्पन्न होते रहते हैं और देशज वनस्पतियों को सीमित करने के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। भारत में कई आक्रामक प्रजातियों की पहचान की गई है। यह निम्नलिखित है, कौन कौन से देख लेते हैं। तो बॉम्बैक्स सेवा, केत्रेवा मैग्रा, टेविया न्यूडीफेरा, लेगरस्ट्रेमिया स्पिथियोसा, लेगरस्ट्रेमिया पर विफ्लोरा, लिट्सिया, सैलिसिफोलिया, सिक्यूरेनिया इरोसा, रोजा इनवॉल्यूक्रेटा, पेसिमा कैमिया, डरम्स क्यूनिलिया, कैलमस टेनुरिस, लीम माइक्रोफिया आदि। कुछ पहचानी गई प्रजातियों में हर्बल गुण भी हैं। लीम मैक्रोफिया, सेस्ट्रम ड्यूनर आदि इसके उदाहरण हैं। हालांकि इनकी विषाक्तता उसकी उपयोगिता से कहीं अधिक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आक्रामक प्रजातियों को प्रायोगिक तौर पर समाप्त करने, काटने, छांटने, उखाड़ने और घेरने की अनुमति मांगी गई है। आक्रामक प्रजाति के बारे में दिया हुआ है। तो एक आक्रामक प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जो एक नए परिवेश जहां यह मूल निवासी नहीं होते में परिस्थापित या आर्थिक नुकसान के कारण बनती है। उदाहरण के लिए भारत में पार्थेनिमिया प्रजाति 1950 के दशक में अमेरिका से आयातित गेहूं के माध्यम से भारत आई थी। लैटाना दक्षिणी अमेरिका में सजावटी पौधे के रूप में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। यह दोनों प्रजाति भारत के 40% से अधिक टाइगर रिजर्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो अन्य सुर्खियों में रहे आक्रामक प्रजाति। तो अदर इन्वेसिव स्पेसीज इन न्यूज़ कौन कौन सा है? तो देखते हैं। विलायती कीकर, दिल्ली सरकार दिल्ली के मध्य कटक सेंट्रल रिज की पारिस्थितिकी बहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आक्रामक विलाई कीकर के स्थान पर स्वदेशी प्रजातियों को उगाया जाएगा। कीकर दक्षिणी और मध्य अमेरिका का स्थानीय वृक्ष है। इससे भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। इसे भारत लाने का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों की ईंधन और लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा निर्मित निम्नीकृत डिग्रेडेड भूमि को पुनर्बहाल करना था। इसमें खरपतवार जैसे गुण होते हैं। यह शुष्क परिस्थितियों में वृद्धि कर सकता है। साथ ही यह जहां
भी उगता है वहाँ किसी अन्य वृक्ष को उगने नहीं देता। इसके अलावा यह जल स्तर में भी कमी लाता है। अगला है अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक। यह एक हालिया अध्ययन के अनुसार 1986 से 2020 के बीच इन दो प्रजातियों में विश्व को अनुमानित $16 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। यह फसल में नुकसान से लेकर बिजली कटौती जैसी अनेक समस्याओं का कारण बनती है। अगला है सिएना स्पेक्टाबिलिस। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (MTR) में बफर जोन के 800 से 1200 हेक्टेयर पर सेना स्पेक्टेबिलिस नामक एक आक्रामक प्रजाति तेजी से अपना विस्तार कर रही है। एक अन्य प्रमुख खरपतवार लैंटाना कैमारा भी टाइगर रिजर्व में जैव विविधता के लिए खतरा है। सेना स्पेक्टेबिलिस के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो यह चमकीले पीले फूल वाले एक विदेशी वृक्ष हैं। यह वृक्ष को दक्षिण और मध्य अमेरिका से एक सजावटी प्रजाति तथा जियाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भारत लाया गया था। यह स्थानीय जैव विविधता पर नकारात्मक रूप से प्रभावित विदेशी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए के समक्ष संकट पैदा करती है और साथ ही वन्य जीव के लिए भोजन की उपलब्धता को भी सीमित करती है। अगला है रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल। विशेषज्ञों के अनुसार आक्रामक साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए की उपस्थिति भारतीय जैव विविधता के लिए खतरा बन गई है। रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए तेजी से परिपक्व और बड़े होते हैं। यह अधिक संख्या में संतान पैदा करते हैं। इस प्रकार यह प्रजाति ताजे जल की देशी कछुओं के लिए खतरा उत्पन्न करती है। ये भोजन नेस्टिंग और धूप सेकने वाले स्थानों के लिए देशी कछुओं से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ये देशी सरीसृप प्रजातियों में रोकने और परजीवियों को संचारित कर सकते हैं। पुनर्वास क्या होगा, तो यह प्रजाति दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की स्थानीय प्रजाति है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ट्रैकेमिस स्क्रिप्टा एलिगेंस। IUCN लाल सूची में स्थिति क्या है, तो लीस्ट कंसर्न है। अगला न्यूज़ है परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन ESZ। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों रहा। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितिकी संवेदनशील जोन ESZ के संबंध में एक निर्देश दिया। इसके तहत कहा कि प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की निर्धारित सीमा के चारों ओर अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1 किलोमीटर का क्षेत्र परिस्थितिकी संवेदनशील जोन ESZ होना चाहिए। इस निर्णय से संबंधित अन्य तथ्य कौन कौन से तथ्य देखते हैं। तो यह निर्देश TN गोदावरन तिरुमूलपाद बनाम भारत संघ विवाद के तहत दायर याचिका के संदर्भ में जारी किया गया। कहाँ लागू होगा, तो यह आदेश ऐसे सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेश में लागू होगा जहाँ न्यूनतम ESZ निर्धारित नहीं किए गए हैं। इस निर्णय से संबंधित अन्य मुख्य विशेषताएं क्या है, तो यह मौजूदा ESZ का विस्तार 1 किलोमीटर के बफर जोन से अधिक है अथवा यदि किसी वैज्ञानिक संस्थान द्वारा इस उच्चतम सीमा को निर्धारित किया गया है तो ऐसी स्थिति में विस्तारित सीमा को मान्य होगा। ESZ के भीतर किसी भी नए स्थायी ढांचे के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी। ESZ के 1 किलोमीटर या वास्तविक ESZ के भीतर पहले से ही जारी गैर प्रतिबंधित गतिविधियों को करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCFS के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें PCCF को ESZ के भीतर मौजूदा संरचनाओं की एक सूची तैयार करने और 3 माह के भीतर कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। अपरिहार्य लोकहित की स्थिति में ESZ के दायरे संबंधी अनिवार्यताओं में छूट दी जा सकती है। ऐसी संरक्षित क्षेत्र PS के संदर्भ में जिनके लिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया गया, उनके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF एंड CC के दिशा निर्देशों के अनुसार ESZ के रूप में 10 किलोमीटर के बफर जोन को लागू किया जाएगा।
यह तब तक लागू रहेगा जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ के बारे में क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर मौजूद पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण वन संवेदनशील क्षेत्र को ESZ के रूप में माना जाता है। इन्हें औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित विकास के संरक्षण प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया था। अधिसूचित क्या होगा, तो इससे केंद्र सरकार अर्थात MoEF एंड CC द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। ESZ के लक्ष्य क्या हो गए, तो ESZ के संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में बनाया जाता है। ESZ संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशन जोन के तहत होता है। यह संरक्षण क्षेत्र अधिक संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्र से कम संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्र तक होते हैं। EPAs के आसपास मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बजाय उन्हें विनियमित करता है। 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार ESZ का विस्तार ऐसे संवेदनशील कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और पारिस्थितिकी रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्र के लैंडस्केप या भूदृश्यों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वे इनके 10 किलोमीटर से अधिक दूर भी हैं तो भी उन्हें ESZ में शामिल किया गया है। ESZ के क्षेत्र का विस्तार और विनियमों का विस्तार अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग है। ESZ के भीतर की गतिविधियों का वर्गीकरण, तो इनके वर्गीकरण क्या है, तो देखते हैं। प्रतिबंधित क्या है, तो वाणिज्यिक खनन, आरा मिलों की स्थापना, प्रदूषणकारी उद्योग, बृहद जल विद्युत परियोजनाएं आदि। विनियमित या रक्षोपायों के साथ अनुमति, वृक्षों की कटाई, होटलों और रेस्टोरेंट की स्थापना, कृषि प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, सड़कों का चौड़ीकरण, विदेशी प्रजातियों को लाना आदि। स्वीकृत क्या क्या है, तो वर्षा जल संचयन, जैविक कृषि, स्थानीय समुदाय द्वारा की जा रही कृषि और बागवानी पद्धति, सभी गतिविधियों के लिए हरित तकनीकों को अपनाना आदि। फिर ESZ की घोषणा हेतु प्रक्रिया, तो संबंधित जानकारी की सूची बनाना, रेंज अधिकारियों की मदद से प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के साथ साथ महत्वपूर्ण कॉरिडोर्स के आसपास की गतिविधियों की सूची बनाई जाती है। समिति का गठन, तो समिति का कार्य ESZ की सीमा निर्धारित करना और इसके प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना होता है। इसके तहत विनियमित की जाने वाली गतिविधियों का वर्गीकरण भी शामिल होता है। समिति के सामान्य रूप से वाणिज्यिक वार्डन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक तथा स्थानीय स्वशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। ESZ की अधिसूचना अंतिम प्रस्ताव को आगे की प्रक्रिया और संबंधित अधिसूचित सूचना को जारी करने के लिए MoEF एंड CC को भेज दिया जाता है। फिर संबंधित सुर्खियां और क्या क्या है, तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाडगिल और कस्तूरी रंगन समितियों की रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज की है। पश्चिमी घाट पर गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट्स की सिफारिशों को लागू नहीं करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सिफारिशों को लागू करने से पश्चिमी घाट, विशेषकर केरल के नागरिकों के जीवन का अधिकार का उल्लंघन होगा। पश्चिमी घाट के संरक्षण पर एक नज़र। गाडगिल समिति 2011 ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 64% भाग को अलग अलग स्तरों पर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ESA के रूप में घोषित करने की सिफारिश की थी। हालांकि इस सिफारिश का बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। इसके बावजूद कस्तूरी रंगन समिति गठित 2013 की गई थी। इस समिति ने पश्चिमी घाट में कुल क्षेत्रफल के 37% क्षेत्र को ESA घोषित करने की सिफारिश की थी। कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट में गाडगिल समिति द्वारा सिफारिश की गई श्रेणीकरण की प्रणाली को हटा दिया गया था। इसके बजाय इसने क्षेत्र में मानव गतिविधियों के प्रदूषण प्रभावों के अनुकूल लाल, नारंगी और हरे रंग के वर्गीकरण की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा। इसने लाल श्रेणी के तहत शामिल उत्खनन उद्योग की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। उपयुक्त दोनों रिपोर्टों में व्यापक अंतर का समाधान करने के लिए केरल सरकार ने ओमन रिपोर्ट को लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया
तो इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि पश्चिमी घाट में बागानों और बसावट क्षेत्रों को ES1 से बाहर रखा जाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक होगा जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो या लेक्चर समझ में मतलब अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई तरह की दिक्कत है तो वह भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों आपके लिए और नए वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करके हमें आप अपना प्यार दिखाइए और पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आराम कीजिए।